दोस्तों नमस्कार। सीआरपीसी में आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 155 से लेकर के 159 तक। इससे पहले हमने सेक्शन पढ़ ली थी 154 जिसमें बताया गया था कि एफआईआर किस अपराध के अंदर एफआईआर दर्ज की जाएगी। एसएचओ अगर एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो वो व्यक्ति जिसको एफआईआर दर्ज करवानी है उसके क्या अधिकार है, वो कैसे एफआईआर दर्ज करवा सकता है और किस अपराध के अंदर कहाँ कहाँ एफआईआर दर्ज करवा सकती है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। सेक्शन 155 क्या कहती है, जिसको हम एनसीआर वाली धारा के रूप में इसको जानते हैं, क्योंकि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर होता है तो उसके अंदर क्या है, पुलिस की पावर नहीं है कि वो उसमें एफआईआर दर्ज कर ले, क्योंकि जब तक मजिस्ट्रेट का आदेश नहीं मिलेगा पुलिस असंज्ञेय अपराध के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। तो सेक्शन 155 कहती है कि असंज्ञेय मामलों के बारे में इतला और अन्वेषण की अगर असंज्ञेय मामले की इतला अगर पुलिस के पास आती है तो पुलिस उसमें क्या कार्रवाई करेगी, उसकी क्या कर्तव्य है, वो सेक्शन 155 बताती है। तो इसका पहला पॉइंट क्या कहता है, जैसे ही पुलिस के पास कोई भी असंज्ञेय अपराध घटित होने की सूचना उसको मिलती है तो वो जो पुलिस अफसर, वो भी थाने का जो प्रबंधक अधिकारी है, वो उसका क्या है जो सार है उसकी सूचना का, उस सार को ऐसी पुस्तक के अंदर जो मान के चलो जैसे कि एनसीआर रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर के अंदर उसका सार लिखेगा और उस सार लिखने के बाद उसकी जो एक कॉपी है, उसकी एक कॉपी जिस व्यक्ति को जिसने सूचना दी है उस व्यक्ति को उसकी एक कॉपी निःशुल्क दे दी जाएगी। और वो व्यक्ति अगर चाहता है कि उस अपराध के अंदर भी इन्वेस्टिगेशन हो तो एसएचओ क्या है, उसको क्या कहेगा कि हम इस मामले में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, संज्ञेय मामला है, एफआईआर दर्ज आपकी नहीं कर सकते। अगर आपको एफआईआर दर्ज करवानी है या फिर इन्वेस्टिगेशन चाहते हो तो आप मजिस्ट्रेट के पास जाइए, अगर मजिस्ट्रेट का आदेश मिलेगा तो हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, नहीं तो इन्वेस्टिगेशन इसकी पुलिस नहीं कर सकती है संज्ञेय मामलों में। तो खाली उसकी क्या है, एनसीआर काटी जाती है। जैसे कि किसी की वस्तु खो जाती है, मोबाइल खो गया, कुछ और खो गया, अगर खोने की है तो खाली उसकी एनसीआर काट दी जाएगी, बाकी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। लेकिन अगर इसमें एफआईआर चाहता है तो वो मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही ऐसा हो पाएगा। इसका दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि पुलिस अफसर जो है, इसमें क्या है, पुलिस अफसर की शक्ति नहीं है असंज्ञेय अपराध में जब तक कि मजिस्ट्रेट के आदेश नहीं मिल जाए। जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है जिसको ये आदेश देने का पावर है, वही उसी मजिस्ट्रेट का आदेश जब मिलेगा उसके बाद ही पुलिस इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करती है, वरना इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। तीसरा पॉइंट कहता है पुलिस अफसर को अगर मजिस्ट्रेट ने आदेश दे दिया, जो मजिस्ट्रेट क्या है इसके अंदर पावर रखता है इन्वेस्टिगेशन करवाने की, उसका अगर आदेश मिल गया तो संज्ञेय अपराध, जैसे कि संज्ञेय अपराध के अंदर पुलिस जैसे एफआईआर दर्ज कर लेती है उसके बाद जैसे इन्वेस्टिगेशन करती है, सेम उसी तरीके से इसके अंदर भी असंज्ञेय अपराध के अंदर भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, केवल एक चीज को छोड़कर कि बिना वारंट गिरफ्तारी असंज्ञेय मामले में पुलिस नहीं कर सकती। तो ये इसका तीसरा पॉइंट कहता है। चौथा पॉइंट क्या बताता है कि दो चीज है, जैसे कि दो या दो से अधिक अपराध घटित हो गई, उसके अंदर एक अपराध असंज्ञेय है, एक अपराध मान लीजिए चाहे एक से ज्यादा असंज्ञेय है, बल्कि एक अपराध उसके अंदर ऐसा क्या है वो संज्ञेय है। ऐसी कोई सूचना अगर पुलिस के पास आती है तो पुलिस को उसको ट्रीट करेगी लाइक संज्ञेय कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब जैसे ही संज्ञेय अपराध के कार्रवाई करते हैं उसी के हिसाब से उसी और असंज्ञेय अपराध भी उसके साथ अटैच हो जाएंगे, संज्ञेय अपराध की तरह ही उसकी कार्रवाई की जाएगी। ये सेक्शन 155 बताती है। मतलब मुख्य बात यही है, अगर असंज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस के पास आएगी तो उसकी पुलिस अपने पुस्तक में सार दर्ज करेगी, एक कॉपी सूचना देने वाले को निःशुल्क दे देगी और अगर उसको एफआईआर दर्ज करवानी है तो मजिस्ट्रेट के पास जाने का निर्देश दे देगी। मजिस्ट्रेट का आदेश मिलता है तो पुलिस इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करेगी, वरना इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। और अगर मजिस्ट्रेट का आदेश मिल गया तो संज्ञेय अपराध की तरह ही केवल बिना वारंट गिरफ्तारी को छोड़ के पुलिस इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। और चौथी बात यह है कि अगर दो मामले अगर इसके अंदर है, इसमें एक संज्ञेय असंज्ञेय है, तो संज्ञेय की तरह ही पुलिस इसको ट्रीट करेगी। अब है सेक्शन 156। तो सेक्शन 156 क्या कहती है कि संज्ञेय मामलों में अन्वेषण की पुलिस अफसर की शक्तियां। तो इससे पहले हमने जो सेक्शन पढ़ी थी 154, 155, 54 के अंदर एफआईआर दर्ज होती है, 155 के अंदर एनसीआर दर्ज होती है, लेकिन पुलिस को जो अन्वेषण करने की मतलब तफ्तीश करने की जो शक्ति देती है वो सेक्शन 156 देती है। सेक्शन 156 क्या कहती है, इसकी पहला पॉइंट क्या कहता है कि कोई भी जो एसएचओ है, पुलिस थाने का एसएचओ, उसकी पावर है कि वो बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के संज्ञेय मामले में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। उस जिस मामले के जो मामला उसके पास आया है उसके विचारण का अधिकार अध्याय 13 के तहत उस मजिस्ट्रेट को हासिल है। उस मामले की इन्वेस्टिगेशन बिना आदेश के मजिस्ट्रेट के एसएचओ कर सकता है। ये 56 का पहले पॉइंट के तहत पुलिस को पावर दी जाती है कि बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के संज्ञेय मामले में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है इसका कि कोई भी जो पुलिस अफसर है उसके द्वारा की गई कार्रवाई को इस आधार पर प्रसन्नगत नहीं किया जाएगा
कि वो व्यक्ति उसमें कार्यवाही करने के लिए अथॉराइज नहीं था। मतलब क्या हुआ कि शुरू के अंदर जैसे केस बनता है तो उसके अंदर मानते हैं जैसे कि सिंपल चोट का केस दर्ज होता है, जब तक की रिपोर्ट नहीं आती है, एमएलसी की रिपोर्ट नहीं आती है, पता नहीं चलता है कि इसके अंदर कौन सी सेक्शन एप्लीकेबल है, 323 है, 25 है, 26 है, बाद में कन्वर्ट हो जाती है, सेक्शन अपर की तरफ चली जाती है। या फिर शुरू के अंदर मान लीजिए सिंपल मामला ऐसा लगता है कि 304A का ही मामला चल रहा है, चोट लग गई, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो मर्डर की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके अंदर क्या है कि शुरू के अंदर एक छोटी रैंक के मैसेज मान लीजिए हेड कांस्टेबल ऐसा है, किसी को छोटी रैंक के पुलिस अफसर को जैसे केस दे दिया जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये इसकी जो सेक्शन चेंज हो गई है, तो उस पुलिस अफसर के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई को इस आधार पर प्रसंगत नहीं किया जाएगा कि वो उसके लिए ऑथराइज नहीं था, उसने जो कार्रवाई कर दी वो कार्रवाई मातक मानी जाएगी, उसके बाद में आईओ चेंज कर दिया जाता है। ये इसका दूसरा पॉइंट बताता है। अब है पॉइंट 3, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, इस सेक्शन का 156.3, इससे सवाल भी पूछे जाते हैं। 56.3 क्या कहती है कि सेक्शन 190 के अधीन जो सशक्त मजिस्ट्रेट है वो अन्वेषण का आदेश दे सकता है। मतलब इसके अंदर क्या हुआ कि मजिस्ट्रेट की पावर है कि वो चाहे कोग्निजेबल ऑफेंस हो चाहे नॉन कोग्निजेबल हो, दोनों मामलों में अगर उसके पास किसी प्रकार की सूचना आती है, कोई दरखास्त लगाता है, तो वो उसको अगर ऐसा लगता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तो उसको आदेश दे सकता है ये मजिस्ट्रेट। इसके अंदर क्या आता है, जैसे कि हमने सेक्शन 154 का तीसरा पॉइंट पढ़ा था, उसके अंदर एसएचओ ने एफआईआर देखने से दर्ज करने से मना कर दिया, तो वो व्यक्ति क्या करता है, अपनी कंप्लेंट के दे रहा है, इलाका के अधीक्षक पुलिस अधीक्षक को देता है, पुलिस अधीक्षक भी 154 के तहत 54(3) के तहत उसके एफआईआर दर्ज करने से मना कर देता है। तो उस व्यक्ति का वो व्यक्ति क्या करता है, अपनी एफआईआर दर्ज करने के लिए अपनी एप्लीकेशन दरख्वास्त अपनी देगा इलाका मजिस्ट्रेट को, और इलाका मजिस्ट्रेट की यहाँ पावर है कि इलाका मजिस्ट्रेट 156.3 के तहत उसमें मुकदमा दर्ज करवा सकता है। तो यहाँ सवाल क्या बनता है कि इलाका जो मजिस्ट्रेट है वो कौन सी सेक्शन के तहत कोग्निजेबल या नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर दर्ज करवा सकता है, तो उसका आंसर 156.3 आता है। और अगर पुलिस अधीक्षक की बात आती है तो वो 154.3 के तहत एफआईआर दर्ज करवा सकता है अगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है तो। ये है अपनी सेक्शन 156। अब लेते हैं हम सेक्शन 157 को। तो सेक्शन 157 अब सेक्शन 157 में क्या बताया गया कि अन्वेषण की प्रक्रिया क्या होगी, अन्वेषण कैसे किया जाना है, इसकी क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले इसकी प्रक्रिया में क्या होता है कि एसएचओ को इतला प्राप्त होती है या फिर किसी अन्यथा तरीके से किसी प्रकार का कारण है कि ऐसा अपराध किया गया है, कोई ऐसा अपराध किया गया है कि, और जिसकी इन्वेस्टिगेशन क्या है, एसएचओ को इन्वेस्टिगेशन करने की पावर सेक्शन 156 सीआरपीसी उसे देती है। तो एसएचओ क्या करता है कि उसकी जो एक रिपोर्ट है तुरंत मजिस्ट्रेट को भेजेगा और वहां पे जो घटनास्थल है वहां पे या तो स्वयं जाएगा या अपने किसी एनालिस्ट को वहां पे भेजेगा। ये इसका पहला पॉइंट कहता है। लेकिन इसके दो परंतु दिए गए इसमें। ए पॉइंट क्या कहता है कि जिस व्यक्ति ने शिकायत की है कोग्निजेबल ऑफेंस होने की, और वो शिकायत क्या है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लेकर के की गई है, और एसएचओ को लगता है कि वो जो शिकायत है वो उसके अंदर इतना हीनियस कोई गंभीर वाला अपराध नहीं किया गया है, तो उसके अंदर क्या है कि वो मौके पे किसी को खुद ना जाए या मौके किसी को ना भेजे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसका दूसरा परंतु ये कहता है कि अगर एसएचओ को ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है तो क्लियर मना कर सकता है कि मैं इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं करूंगा। ये है इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया। लेकिन इसके अंदर एक परंतु और दिया गया है, वो चीज हर जगह ही मिलेगी कि मामला अगर बलात्संग से संबंधित आता है, किसी महिला के संबंधित बलात्संग का संबंधित अपराध है किया गया है और उसका प्रयत्न किया गया है, तो उसका जो बयान जो अभिलिखित किया जाएगा वो महिला पुलिस अफसर के द्वारा ही किया जाएगा। और कहाँ पे किया जाएगा, उसके नजदीकी रिश्तेदार, उसके माता पिता, गार्जियन, वो जो भी उनके साथ कंफर्टेबल हो उसके उनके सामने और उसके निवास स्थान पे जाके ही उसके बयान अभिलिखित किए जाएंगे। ये इसका परंतु जो बी का है ये बताता है। 157 की जो उपधारा 2 क्या बताती है कि जो ए और बी में हमने पढ़ा था कि एसएचओ ने क्या किया कि शिकायत की गई थी नाम लेकर के किसी व्यक्ति की, और एसएचओ को लगा कि ये अपराध गंभीर प्रवृत्ति का नहीं है, तो एसएचओ वहां खुद नहीं जाता है इन्वेस्टिगेशन स्थल पे या किसी को नहीं भेजता है। या फिर दूसरी कंडीशन क्या आती है कि एसएचओ ने क्लियर मना कर दिया कि इसमें इन्वेस्टिगेशन का कोई आधार नहीं है, मैं इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करूंगा, तो उस चीज का क्या है, एसएचओ क्या करेगा, उसको प्रॉपर वो अपने कारण को क्या अभिलिखित करेगा और इसकी रिपोर्ट जो है मजिस्ट्रेट को भेजेगा कि इसमें किस वजह से उसने इन्वेस्टिगेशन से मना किया था। तो ये है अपनी सेक्शन 157।
अब सेक्शन 158 क्या कहती है कि रिपोर्ट कैसे दी जाएगी। जो रिपोर्ट है इससे संबंधित जो अभी तक जो हमने देखा था रिपोर्ट जो तैयार हुई थी वो रिपोर्ट कैसे दी जानी है। इसका पहला पॉइंट ये बताता है कि जो रिपोर्ट है जो राज्य सरकार ने निर्धारित कर रखा है कोई भी वरिष्ठ अधिकारी कि उसके माध्यम से रिपोर्ट जानी है तो उसके माध्यम से ही रिपोर्ट जाएगी। ये पहला पॉइंट बताता है, कुछ विशेष बात इसके अंदर है नहीं। दूसरा पॉइंट ये कहता है जो ऐसा वरिष्ठ अधिकारी राज्य सरकार ने नियमित कर रखा है वो एसएचओ को कोई जो उसे ठीक लगे ऐसे अनुदेश दे सकता है और वो अनुदेश देने के बाद उसे उस रिपोर्ट पे अभिलेखित करने के बाद उस रिपोर्ट को तुरंत मजिस्ट्रेट को भेज देगा। इसके अंदर कुछ ज्यादा विशेष बात है नहीं 158 के अंदर। और ये है सेक्शन 159 सेक्शन में क्या कहती है कि अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति। अब मजिस्ट्रेट को जैसे रिपोर्ट मिलती है तो मजिस्ट्रेट उसे जैसा ठीक लगे उसमें कि अन्वेषण आवश्यक है या नहीं है अन्वेषण का आदेश दे सकता है। या फिर अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि इसके अंदर जैसे पुलिस ने मना कर दिया इन्वेस्टिगेशन के लिए तो पुलिस को निर्देश नहीं देता है तो एसएचओ वो मजिस्ट्रेट क्या है अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट या स्वयं क्या है इसकी प्रारंभिक जांच भी करवा सकता है। तो ये है सेक्शन 159। अब तो इसमें हमने मुख्य रूप से आप जो चैप्टर थे 154 से लेकर के 159 था इसमें मुख्य रूप से सेक्शन 154 में हमने पढ़ा कि एफआईआर कैसे दर्ज होगी, किस प्रकार कौन व्यक्ति दर्ज करवा सकता है, कोई भी व्यक्ति दर्ज करवा सकता है, संज्ञेय मामले में एफआईआर दर्ज होगी। और अगर एसएचओ एफआईआर लिखने से मना करता है तो उस व्यक्ति की पावर है 154.3 के तहत वो डीसीपी को उसकी कंप्लेंट दे सकता है। डीसीपी इसमें एफआईआर दर्ज करवा सकता है। ये मुख्य रूप से क्वेश्चन बनने वाला होता है। अगर डीसीपी ने भी मना कर दिया तो वो 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट से भी उसमें एफआईआर दर्ज करवा सकता है। 157 के अंदर इसके इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया बताई है। एसएचओ को अगर संज्ञेय मामले में ऐसी रिपोर्ट मिलती है तो एसएचओ बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के इसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। 156 के तहत उसमें हमने पावर मिलती है। 57 के अंदर प्रक्रिया बता दी गई। उसके बाद 58 और 59 हमने पढ़ी ली। तो ये अपना चैप्टर आज 159 तक था, ये संपन्न होता। आगे इससे हम पढ़ेंगे बयान से संबंधित कैसे पुलिस किसी को बयान देने के लिए बुला सकती है। सेक्शन 160 से आगे शुरू करेंगे। तो ये चैप्टर इतना ही था। उम्मीद है आपको बेहतर से समझ आया होगा।